हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जितना भी डिस्कस किया था, जो भी चीज़ें देखी थी, उसके अंदर हमने 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, वो बेसिकली डीसी सीरीज़ मोटर के लिए यूज़ होता है। उसमें जो 2 पॉइंट थे, वो आपका एक था लाइन और एक थी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है? नाउ डीसी शंट मोटर जो होती हैं और कंपाउंड मोटर्स होती हैं, उनके अंदर हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग होती है, वो सीरीज़ में ना लग के पैरेलल में लगी होती है। तो इसीलिए उस ऐसी मशीन्स को डील करने के लिए हमने जो स्टार्टर बनाए उनका नाम था 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। ये लेक्चर 3 पॉइंट स्टार्टर बेस्ड है। जल्दी से देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो बेसिकली 3 पॉइंट इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय 3 पॉइंट स्टार्टर? ठीक है, तो 3 पॉइंट्स स्टार्टर में 3 पॉइंट क्या हैं? ठीक है, सेकंड पॉइंट, हाउ 3 पॉइंट स्टार्टर ऑपरेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से ऑपरेट करता है। जैसे मैंने आपको 2 पॉइंट स्टार्टर में बताया था कि कैसे आपको हैंडल को मूव कराना है, कैसे आपको हैंडल को प्लेस करना है, कहाँ तक मूव कराना है, कितनी ग्रेजुअली मूव कराना है, ये सब हम लोग डिस्कस करा था और वो क्यों ज़रूरी था। ठीक, वो हम इसमें सीखेंगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या चेंज आता है या 3 पॉइंट स्टार्टर कैसे वर्क करेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर? ऐसे कौन सी कमियां थी 3 पॉइंट स्टार्टर की जिसकी वजह से 4 पॉइंट स्टार्टर पिक्चर में आया? तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगेन सबसे पहले अगर स्टार्टर सीखना है तो स्टार्टर की जो डेफिनेशन मैंने बताई है, यानी कि स्टार्टर का रोल क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेन एम जो होता है, यानी कि अगर बात करी जाए मेन एम की, ठीक है, मेन एम ऑफ किसका, स्टार्टर की अगर मेन एम की बात की जाए तो इसका मेन काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है लिमिट करना, यानी कि रोकना किसे, स्टार्टिंग करंट को, स्टार्टिंग करंट को रोकना। कहाँ तक रोकना? विद इन द परमिसिबल लिमिट, यानी कि जो उसकी परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट क्या होती है? मतलब अगर आप करंट की बात करें या किसी भी मशीन की कोई भी चीज़, लिमिट क्या होती है? लिमिट ये बताती है कि इसके बाद अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस करा तो चेंजेस जो होंगे वो अनडिजायरेबल होंगे। तो परमिसिबल लिमिट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर करंट की बात करी जाए तो स्टार्टिंग करंट को हमें पूरी तरीके से नहीं रोकना है, ये नहीं कि जीरो कर दिया स्टार्टिंग करंट, ये नहीं करना है। हमें उसे एक लिमिट क्रॉस करने से रोकना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई मोटर है जिसके अंदर जो कंडक्टर है वो आपने डिजाइन करा है 40 एम्पेयर के लिए, ठीक है, और आपका जब आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हो तो करंट चला जा रहा है 42 एम्पेयर, तो ये जो 2 एम्पेयर एक्स्ट्रा जा रहा है ये क्या करेगा? इस वाइंडिंग को डैमेज करने लगेगा, मोटर हीटअप होगी और धीरे धीरे उसकी वाइंडिंग बर्न आउट हो जाएगी। तो इस मोटर के लिए परमिसिबल लिमिट क्या हो जाएगी? 40 एम्पेयर इसकी परमिसिबल लिमिट है। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग करंट आपको लिमिट करना है, लेकिन विद इन दी परमिसिबल लिमिट, उसको जीरो नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर बात की जाए स्टार्टर्स इन डीसी मोटर की, अगर बात करी जाए डीसी मोटर्स में, ठीक है, डीसी मोटर्स में, तो डीसी मोटर में हमने पिछले लेक्चर में देखा था सीरीज मोटर को। अगर सीरीज मोटर है तो वहां पे आपका 2 पॉइंट स्टार्टर वर्क कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कौन सी शंट मोटर है, अगर आप शंट मोटर यूज कर रहे हो तो इसके पास 2 ऑप्शन है, शंट मोटर स्लैश कंपाउंड मोटर भी सेम, कंपाउंड मोटर्स। अगर शंट या कंपाउंड मोटर यूज कर रहे हो तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है 3 पॉइंट स्टार्टर आप यूज कर सकते हो 3 पॉइंट, और दूसरा ऑप्शन है 4 पॉइंट स्टार्टर का, 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अंतर क्या है ये हम लोग अभी धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर ओवरऑल चीज बता दूं, अगर ऊपर से बात करी जाए तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो होते हैं वो बेसिकली यूज करे जाते हैं जब आप नो स्पीड कंट्रोल, यानी कि अगर तुम स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहे हो ना, तब तुम 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करोगे, नो स्पीड कंट्रोल, ठीक। ऑब्वियस ही चीज़ है, ये सस्ते होंगे क्योंकि इसमें 3 ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो हर चीज़ बचेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, सस्ते स्टार्टर्स होते हैं, और इनको हम लोग जब, अगर आप मोटर को, केवल आपको मोटर स्टार्ट करनी है और एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलानी है, उसका कोई स्पीड कंट्रोल नहीं करना है, स्पेशली कौन सा, अबव रेटेड स्पीड, अबव रेटेड, अबव रेटेड, अगर तुम्हें रेटेड के अबव जाना है, ऐसा नहीं करना है, ये काम इसमें नहीं करना है, अबव रेटेड स्पीड पे नहीं कंट्रोल करनी है, या कह सकते हैं बहुत ही स्मॉल रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल करना है, तो आप 3 पॉइंट स्टार्टर यूज करेंगे। 4 पॉइंट स्टार्टर कब यूज करोगे? जब तुम्हें क्या करना है, वाइड स्पीड कंट्रोल, वाइड स्पीड कंट्रोल, ठीक है। यानी कि अगर आप बहुत बड़े रेंज में स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि बिलो रेटेड भी जा रहे हो, रेटेड पे भी चला रहे हो और अबव रेटेड भी जा रहे हो, यानी कि क्या होगा, वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो अगर तुम्हें वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल करना है तो आप वहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कौन सी स्टार्टर आपको कहाँ यूज करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। नाउ सब इस लेक्चर के अंदर हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर को देखेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो अच्छा 3 पॉइंट स्टार्टर चलो हो गया, दिखता कैसा है ये, तो आपका अरेंजमेंट कैसा दिखेगा या अरेंजमेंट किस तरीके का होगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आपकी डीसी सप्लाई है, ये होगी डीसी सप्लाई, ठीक है, ये डीसी सप्लाई है और ये आपने दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीसी सप्लाई जाएगी, ये इस तरीके से एक बॉक्स लगा होगा आपके लैब के अंदर, आप देखोगे जाके, ठीक है, और इस बॉक्स में इस तरीके का एक मीटर लगा होगा और यहाँ एक हैंडल होगा, ये एक तरीके गैप होगा यहाँ पे, और ये तुम्हारा यहाँ पे एक हैंडल होगा,
ये हो गया हैंडल। इस हैंडल को आप इधर से इधर मूव करा सकते हो स्लाइडिंग मोड में, ठीक। तो इसके अंदर 3 पॉइंट स्टार्टर का देखो 2 पॉइंट स्टार्टर था, तो 2 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट ये था L और एक पॉइंट ये निकला हुआ था A, ठीक है। A मतलब आर्मेचर वाइंडिंग, L मतलब लाइन करंट, ठीक। अब जो 3 पॉइंट स्टार्टर है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जाता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा ये, इसको हम कहेंगे F। एफ क्या इंडिकेट कर रहा है? एफ इंडिकेट कर रहा है फील्ड वाइंडिंग को, समझ में आ रहा है। तो ये सप्लाई हो गई, ठीक। इसको सप्लाई को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये वाली कैंसिल करते हैं, ये सप्लाई लाइन जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दी तुमने डीसी की, ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, क्लियर। ओके, अब मोटर क्या होगी? तो मोटर आपकी कुछ इस तरीके की होगी, ये होगी डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का आर्मेचर हो गया, तो आर्मेचर वाइंडिंग इससे पास करा दो, कनेक्ट कर दो, ठीक। और जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग हम लोग जानते हैं कैसे लगी होती है, शंट में लगी होती है, तो ये शंट में लग जाएगी और ये डाउन हो जाएगा, समझ में आया। तो कुछ इस तरीके का अगर अरेंजमेंट होगा तो ये हम लोग कहते हैं, ये हो गया ब्रॉड। अगर तुम दूर से देख रहे हो या लैब में जब आप देखते हो तो आपको 3 पॉइंट स्टार्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो एक हो गया आपका L, एक हो गया आपका F हो गया फील्ड और एक हो गया A। तो एक हो गया लाइन, फील्ड और आर्मेचर, ठीक। तो देखो लाइन, फील्ड और आर्मेचर। अच्छा, जो तुम्हारा अभी पुराना मैंने लेक्चर लिया था 2 पॉइंट स्टार्टर पे 2 पॉइंट, उसके अंदर कौन कौन से 2 पॉइंट थे? एक L था, एक A था। तो इसमें L क्या था? लाइन था, A की। तो देखो खास बात क्या थी, 2 पॉइंट स्टार्टर हम लोग डीसी शंट के लिए यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो A होता है आर्मेचर वाइंडिंग, 2 पॉइंट स्टार्टर यानी डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों की दोनों क्या होती हैं? सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, ठीक। तो क्योंकि उसमें दोनों की दोनों वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए एक टर्मिनल यानी कि एक केवल आर्मेचर वाले पॉइंट से, यानी केवल इस पॉइंट से तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होगी, हम देख चुके हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, क्योंकि तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए आपको 2 सेपरेट टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने यहाँ पे एक फील्ड और एक आर्मेचर 2 टर्मिनल ली, इसीलिए यहाँ से आंसर आता है 3 पॉइंट, इसका नाम पड़ा 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आगे चलते हैं, अगर बात करें 3 पॉइंट स्टार्टर की, वो दिखता कैसा है तो उसको देख लेते हैं। तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके की फिगर होती है 3 पॉइंट स्टार्टर की, ठीक। ये चीज़ें हम लोग पुराने लेक्चर में भी मैंने इसको आप लोगों को बताया था यहाँ पे, ठीक। तो इसमें क्या चीज़ देखने वाली है, तो देखो ये जो पॉइंट लगे ये क्या है? रेजिस्टेंस के पॉइंट है 1। अगर आप ये तुम्हारा क्या है, ये हैंडल है जो कि इस समय ऑफ पोजीशन पे है, पुराने लेक्चर में जैसे हमने देखा था बिल्कुल वैसे ही, थोड़ी सी डिफरेंट वर्किंग है बस इसकी। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो कुछ सीरीज में रेजिस्टेंस लगे, ठीक, ये हो गया स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, को हम क्या कहेंगे? स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, ये होल्डिंग कॉइल है, हमने पुराने लेक्चर में भी देखा था। इसका काम क्या होता है? इसको होल्ड कर लेना जब जिस समय सब कुछ सही ऑपरेशन चल रहा हो ना। यहाँ पे एक ये स्पेशल टाइप की एक हम लोगों ने लगा रखी है, ये देखो ये वाला जो है, ये क्या है? ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये ओवरलोड रिले है, ठीक है। इसका क्या काम होता है? और होल्डिंग कॉइल, इन दोनों के ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए जरूर बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग इनके ऑपरेशन को पूरा डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या काम होता है, ये कैसे प्रोटेक्ट करती है आपकी सिस्टम को, ठीक। अच्छा, ये देखो ओवरलोड कॉन्टैक्ट हो गए, और ये क्या है? ये जो पर्टिकुलर रिले है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो दिख रही तुम्हें, ये है ओवरलोड कॉइल आर्मेचर कॉन्टैक्ट, ठीक। समझ में आ रहा है? तो देखो ये क्या ओवरलोड कॉइल है और ये क्या है? कॉन्टैक्ट्स हैं, एंड दिस इज ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट, क्लियर हो रहा है? तो ये जो ओवरलोड से प्रोटेक्ट करते हैं, ये पर्टिकुलर टाइप की जो रिले होती है, ये आपकी ओवरलोड से प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि इन केस अगर मान लेते हैं करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, जो तुम्हारी मशीन बियर नहीं कर सकती, उस केस में ये जो रिले है ये क्या होगी? ट्रिप कर जाएगी और आपका सर्किट जो होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ये कैसे काम करेगी, क्या इसका पर्पस होता है, प्लस होल्डिंग कॉइल जो होती है उसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे एक अलग लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं केवल आपको 3 पॉइंट स्टार्टर वर्किंग बता रहा हूँ, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ये रजिस्टर हो गए जैसे कि हमने 2 पॉइंट स्टार्टर में देखा था। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर देखने वाली है, वो है ये वाली लाइन। देखो ये क्या है? ये एक पैरेलल पाथ दिया गया है, और ये पैरेलल पाथ जो है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? इस फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। तो ये देखो एक पैरेलल पाथ शंट में दिया हुआ है जो कि इस फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके ऊपर अभी देखेंगे इसका क्या पर्पस है और ये कैसे काम करता है। ये हमने डबल मेन स्विच यूज करें, जिसका डबल मेन स्विच का मतलब जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे तो इसके साथ ये वाला स्विच ऑटोमेटिकली सप्लाई से जुड़ जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, 3 पॉइंट स्टार्टर देख लो, तो एक L पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में F की जगह Z लिखा हुआ है, यहाँ पे F कर सकते हो, ये F पॉइंट है यानी कि फील्ड पॉइंट है। Z भी लिख सकते हो, कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने Z1 और Z2 लिखा है इसीलिए इसका नाम Z पड़ा है। आप इसको F1 और F2 करके F लिख सकते हो, ठीक। ये हो गया आर्मेचर, यानी कि देखो A1 और A2 ये क्या आर्मेचर है, तो इस तरीके से बना है। तो देखो ये तुम्हारी हो गई मोटर, ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है? ये आपकी मोटर रखी होगी आपकी लैब के अंदर, जब आप देखोगे ये क्या है? ये पूरा पर्टिकुलर ये सेटअप बॉक्स है, ये क्या है? स्टार्टर बॉक्स है, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर का बॉक्स हो गया, एंड दिस वन इज द डीसी सप्लाई होगी, ठीक। चलिए वर्किंग शुरू करते हैं, आगे देखते हैं कैसे वर्क करेगा, इसको समझ लेते हैं, ठीक। एक खास बात और इसमें देखने वाली है,
इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, यानी कि ये वाला जो मैंने पाथ बताया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है, इसको हम लोग अभी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। या तो किसी डायग्राम में आपको इस तरीके से पाथ दे रखा होगा, और एक्चुअल मोटर यानी कि जब तुम मार्केट से स्टार्टर खरीद के लाओगे तो स्टार्टर ये इस तरीके की आर्क दे रखी होती है। ये जो आर्क होती है ये ब्रास की आर्क दे रखी है यहाँ पे, ब्रास या फिर कॉपर की, ठीक है, यानी कि मतलब एक कंडक्टर की। तो ये तुमने जो ये शॉर्ट करके दिखाया है ना, ये इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो दोनों के दोनों डायग्राम सही है, कंफ्यूज मत होना, ये डायग्राम भी सही है, ये भी। जस्ट करा क्या है, इन्होंने इसके रेजिस्टेंस जो तुम्हारे सीरीज रेजिस्टेंस थे, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इसके ऊपर से निकाल दिया है, और इन्होंने इसमें इसको नीचे से निकाला है, बस इतना ही अंतर है। तो ये आर्क जो है, यानी कि प्रैक्टिकल अगर डायग्राम देखोगे स्टार्टर का, तो उसमें आर्क ही तुम्हें दिखेगी, यानी कि ये जो हैंडल है ये इस आर्क को टच करते मूव करेगा। ठीक, नाउ वर्किंग सीखते हैं, तो आगे चलते हैं। वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वर्किंग की बात की जाए तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में जो तुम्हारा हैंडल है, ये पर्टिकुलर हैंडल जो हमने दिखा रहे हैं इसके अंदर, ये वाला, ये हैंडल तुम्हारा मूव करके किस पे आ जाएगा, 1 पे। जैसे ही हैंडल तुम्हारा 1 पे मूव करके आएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, एक करंट फ्लो होने लग जाएगी, कौन सी, यहाँ से देखो, डीसी सप्लाई का सर्किट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप सर्किट कंप्लीट करोगे और हैंडल को 1 पे मूव करोगे, ठीक, यानी कि बटन ऑन करना है तुम्हें जाके। पहला स्टेप क्या करना है, ऑन करना है बटन को। दूसरा स्टेप क्या करना है, हैंडल को कहाँ लाना है, 1 पे लाना है, यानी कि 1 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक, तो आपने बटन ऑन करा और हैंडल को क्या करा, 1 पे ले आए। तो जैसे ही तुम 1 पे लाओगे तो देखो सर्किट कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा, ये करंट फ्लो करेगा। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, रेड ले लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक, तो ये देखो इस तरीके से करंट जाएगा, इस कॉइल के अंदर जाएगा करंट, देन यहाँ इस हैंडल से होते हुए इस रेजिस्टेंस पे जाएगा। क्योंकि 1 पे जब तुम कनेक्ट करोगे तो देखो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो होंगे वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, तो करंट जो होगा इन सारे रेजिस्टेंस से पास होते होते इस तरीके से कुछ इस आर्मेचर वाइंडिंग में एंटर करेगा। ठीक है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में एंटर करके यहाँ से पास हो जाएगा, ये सर्किट पाथ होगा। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ये इस तरीके का सर्किट बिहेव करता है, तो ऐसे में अगर हम लिखें तो देखो क्या होगा, आई स्टार्टिंग जो होगा, आई स्टार्टिंग, उसके केस में क्या होगा, जो करंट होगा वो वी टी, यानी कि जो तुमने सप्लाई लगा रखी, डिवाइड बाई ई वी तो जीरो है क्योंकि जब भी मोटर स्टार्ट ही नहीं हुई तो बैक ईएमएफ होगा नहीं। ठीक, डिवाइड बाई आर, आर्मेचर हो गया, प्लस आर स्टार्टर, यानी कि स्टार्टर की जो सारे के सारे रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसकी वजह से ये जो स्टार्टिंग करंट है ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या कह सकते हैं लिमिट हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा फर्स्ट केस, यानी कि जब हमने हैंडल को जस्ट ऑन पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन से 1 पे लाया है। ठीक है, नाउ ये हो गई एक केस, एक बात। दूसरी केस की बात करें, अगर फील्ड वाइंडिंग को देखें, फील्ड वाइंडिंग को ध्यान से, तो देखो फील्ड वाइंडिंग क्या होगा, जैसे तुम इस हैंडल को इस पॉइंट पे लाओगे तो एक फील्ड करंट देखो इस पर्टिकुलर पाथ से, यानी कि जो मैंने साइड में बनाया था, यहां से होते हुए, ठीक है, यहां से होते हुए इस होल्डिंग कॉइल से पास होते हुए ये फील्ड वाइंडिंग से निकल के एंटर करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो दूसरा पाथ जो मैंने बनाया है, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट वाला है, फील्ड करंट में जो जा रहा है, फील्ड करंट को फील्ड वाइंडिंग के अंदर जा रहा है, ये क्या करेगा, ये करंट का काम होगा फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करना। ठीक, समझ में आ रहा है? तो देखो अगर हम इसको मार्क करें तो ये वाला जो करंट है ये हो गया आई ए, ठीक, और ये जो करंट जा रहा है ये हो गया आई एफ। समझ में आ रहा है बात ये? तो देखो आई एफ जा रहा है इस तरीके से और आई ए जा रहा है इधर। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई। तो देखो अब क्या हुआ इस केस में, आई एफ करंट जो होगा वो फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करेगा, और आई ए करंट जो है तुम्हारा वो क्या करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग को एनर्जाइज करेगा। ठीक, इससे क्या हुआ, दोनों करंट तुम्हारे मिल गए। नाउ मोटर तुम्हारी क्या होगी, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, फ्लक्स कटिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी इस केस में, स्टार्ट, ठीक, विदाउट डैमेज, यानी कि विदाउट डैमेज। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आई स्टार्टिंग जो है वो क्या है, लिमिट में है, एक परमिसिबल लिमिट जो हमने डिस्कस करा था। तो जो स्टार्टिंग करंट क्या है वो लिमिट में है। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, अगले स्टेप में, अगले स्टेप को समझते हैं। अगेन अगले स्टेप में हम ये मान के चलते हैं कि जो तुमने हैंडल लिया था, ये वाला हैंडल, ये अब क्या हो रहा है, ये यहाँ से 1 से 2 पे आएगा, फिर 2 से 3 पे आएगा, 3 से 4 पे आएगा, ऐसे करके मूव करेगा आगे की तरफ। तो देखो ये मैंने जैसे हमने उसके अंदर सीखा था 2 पॉइंट स्टार्टर में, तो जैसे आपने 2 पॉइंट स्टार्टर देखा, जैसे जैसे तुम हैंडल को मूव करते जाओगे यहाँ से यहाँ, वैसे वैसे क्या होगा, ये वाले जो रेजिस्टेंस लगाए थे तुमने 2 पॉइंट स्टार्टर में, क्या होता था, ये रेजिस्टेंस कट आउट होते जाते थे, क्योंकि अब जो करंट जाता था वो यहाँ से पास होते होते इस तरीके से निकल जाता था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एक चेंज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम हैंडल को मूव कराओगे वैसे वैसे जो आई ए है, ठीक, आई ए की वैल्यू क्या होगी, आई ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आई ए के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा होगा 1/R ए प्लस आर एक्सटर्नल। ठीक है, एक तो ये लगा है, और आई एफ की बात करी जाए, आई एफ, तो आई एफ के अक्रॉस जो करंट लगा होगा वी टी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है वी टी डिवाइड बाई आर एफ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो स्टार्टिंग के केस में, यानी कि फर्स्ट केस में, यानी कि ये वाला जो मैंने केस लिया था, इस केस में आई स्टार्टिंग जो था आर ए प्लस आर एक्सटर्नल था, और आई एफ कितना था, आई एफ इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई आर एफ था।
क्लियर हो गया बस। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे अपने हैंडल को मूव कराओगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आई एफ होगा इसके साथ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहां से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। ठीक, देखो आर्मेचर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डाउन होता चला जाएगा और इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड होता चला जाएगा। ये कौन सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये स्टार्टर वाला है। ठीक, तो जो भी रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने डायग्राम पे, जो भी जैसे ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक, तुम्हारा हैंडल मान लेते हैं यहाँ आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हैंडल इस पोजीशन पे है, तो अब करंट की पोलैरिटी जरा बताओ, तो करंट देखो कैसे मूव करेगा। करंट की पोलैरिटी अगर बात की जाए तो करंट तुम्हारा इस तरीके से जाएगा आर्मेचर में और ये चला जाएगा इस तरीके से होते हुए आर्मेचर वाइंडिंग में। ठीक, तो देखो अब आर्मेचर वाइंडिंग में केवल ये दो रेजिस्टेंस ही पिक्चर में है। लेकिन अगर फील्ड करंट की बात करी जाए, फील्ड करंट दूसरे कलर से बनाते हैं। फील्ड करंट देखो कैसे जाएगा, तो देखो सेम करंट यहां तक गया, ये गया। अब देखो यहां से फील्ड करंट कैसे मूव करेगा, ग्रीन से ले लेते हैं, ये हो गया, ये देखो ग्रीन से अगर कलर बनाओगे तो ये गया एंड दिस वन, ये समझ में आ रहा है, ये गया फील्ड करंट। तो देखो फील्ड करंट के रास्ते की अगर बात करोगे, तो अब देखो फील्ड करंट को एक ये रेजिस्टेंस ऐड हो गया प्लस एक ये रेजिस्टेंस ऐड हो गया, यानी कि जो जो रेजिस्टेंस आर्मेचर के करंट से हटाते जाओगे, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस जो होंगे वो फील्ड करंट के पाथ में ऐड होते चले जाएंगे। समझ में आ रही बात है। तो ये इसका डिफरेंस है 2 पॉइंट स्टार्टर से। 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर एक डिफरेंस तो ये है कि 3 पॉइंट है, वहां 2 पॉइंट थे। दूसरा इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि जैसे जैसे तुम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग से हटाते जाओगे, जैसे जैसे तुम हैंडल को मूव करोगे, वैसे वैसे ये क्या होंगे, जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है ये कम होते चले जाएंगे, जैसा कि 2 पॉइंट स्टार्टर में हो रहा था। लेकिन थ्री पॉइंट स्टार्टर में क्या एक चेंज आ जाएगा, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस तुम्हारे फील्ड करंट के अंदर ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर बात करी जाए यानी कि इस पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्लंगर जो है वो कहाँ पे, एट 3 पर है। ठीक, फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, ये वाली जो बात कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसको देखो, इसको फ्रेश डायग्राम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। केस क्या ले रहे हैं कि हमारा प्लंगर जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं 4 पे है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक, तो अगर प्लंगर हमारा किस पे, 4 पे है, तो ऐसे केस में ये वाला रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये 5 हो गया। 5 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो जो आई एफ की वैल्यू हो जाएगी फील्ड आर्मेचर की, सॉरी आर्मेचर की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, एट फोर्थ, यानी कि जब फोर्थ टर्मिनल पे कनेक्टेड है तो उस पर आई ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वी टी माइनस कुछ बैक ईएमएफ आ गया होगा जब मोटर चलने लगेगी, डिवाइड बाई आर ए प्लस R4 प्लस R5। समझ में आ रहा है। ये देखो एक चौथा वाला और एक ये पांचवा वाला, यही दो तो ऐड होंगे। ठीक है, तो R4 प्लस R5 हो गए। लेकिन अगर फील्ड करंट की बात करी जाए उसमें कितनी हो जाएगी, तो VT डिवाइड बाई, अब देखो इसमें क्या होगा, RF था प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, मतलब सॉरी ये गलत बना रहा हूँ, ये वाला 1 2 एंड 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, R2 प्लस R3 प्लस R1। ठीक, समझ में आ रहा है। तो देखो R4 R5 इधर ऐड होंगे, R2 R3 R1, R1 R2 R3 किधर होंगे, IF में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे तुम इस प्लंगर को शिफ्ट करते जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 5 पे ले आता हूँ, तो एट 5 अगर 5th स्टड पे ले आता हूँ, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे IA की जो वैल्यू हो जाएगी वो VT माइनस EB डिवाइड बाई RA प्लस R5 रह जाएगी, और IF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VT अपॉन में RF प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरीके से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखो यहां से तुमने क्या करा, जो भी यहां से तुम हटाओगे इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी तुम हटाओगे वो कहाँ ऐड हो जाएगा, वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये खास डिफरेंस होता है 3 पॉइंट और 2 पॉइंट स्टार्टर में। समझ में आ गया। एक डिफरेंस ये हो गया, प्लस एक टर्मिनल का। ये दो वर्किंग तुम्हें याद रखनी, जब भी आप वर्किंग लिखेंगे तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होंगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से मोटर तुम्हारी जो होगी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ फाइनल केस की बात कर लेते हैं। अगर हमारा एट 6th स्टड, यानी कि 6th स्टड कह लो या 6th पॉइंट कह लो, जब हमारा ये जो हैंडल है, अगर हम इस पूरे हैंडल को यहाँ से मूव करके 6th हैंडल पे रख देते हैं यहाँ पे, ठीक 6 पॉइंट पे, इन डेट केस अगर 6 पॉइंट पे रख दोगे, तो अब अगर बात करी जाए आईए की, तो आईए जो होगा करंट वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा VT माइनस का EV डिवाइड बाई RA। ठीक, क्योंकि अब क्या है, अब देखो यहाँ से सारा का सारा करंट जो होगा वो डायरेक्टली यहाँ से आएगा और ये डायरेक्ट फ्लो हो गया, कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं होगा आर्मेचर के पाथ में। लेकिन अगर बात की जाए आई फील्ड करंट की, तो हो जाएगा VT डिवाइड बाई RF प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, खास बात क्या है, ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है,
ये कौन से स्टार्टर रेजिस्टेंस है, यानी कि जो स्टार्टर के रेजिस्टेंस थे वो ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो इस पूरे का जो कंक्लूजन निकला कि जब तुम 1 से शुरू करोगे तो पहले यानी कि स्टार्टिंग केस में जब प्लंगर ऑफ से 1 पे आएगा तो आर्मेचर के करंट के अक्रॉस बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में एडअप होकर लग जाएंगे। जैसे जैसे तुम प्लंगर को मूव करते जाओ, हैंडल को मूव करते जाओगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो वैसे वैसे क्या होगा, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो होंगे वो आर्मेचर करंट से हटते चले जाएंगे और फील्ड करंट में ऐड होते चले जाएंगे। ठीक, समझ में आ गई, फील्ड करंट के अक्रॉस। ठीक, नाउ अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि भाई अगर ये रेजिस्टेंस जो है ये फील्ड करंट के अक्रॉस ऐड होते जाएंगे तो फिर फील्ड करंट डाउन हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, डाउन हो जानी चाहिए। तो उसका आंसर है जी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं उसको समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि वाई आई एफ डोंट डिग्रेड, यानी कि आई एफ क्यों नहीं कम हो रहा है जब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो हैं R1 R2 R3, यानी कि जब स्टार्टर रेजिस्टेंस जो है वो हमने अप्लाई कर दिए फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस, तो ये क्यों नहीं डिग्रेड हो रहा है। तो उसका रीजन समझो। तो भाई रीजन छुपा है RF में। RF की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स होती है 250 से 350 या 300 के ओम के अक्रॉस। ठीक है, इतनी वैल्यू इसकी होती है। ठीक, लेकिन अगर बात करी जाए स्टार्टर रेजिस्टेंस की, स्टार्टर रेजिस्टेंस यानी कि सीरीज में अगर तुम सारे रेजिस्टेंस लगा भी दो तब भी इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स होती है 3 to 4 ओम मैक्सिमम। 3 से 4 ओम के स्टार्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, हाँ हो सकता है मैंने आप लोगों को, जब आप याद करो जब मैंने स्टार्टिंग बताई थी आपको कि स्टार्टर में प्रॉब्लम क्या आती है, तो वहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई थी 100 के अप्रॉक्स लगा रहे थे। वो बेसिकली आपको समझाने के लिए था कि वर्क कैसे हम लोग स्टार्टिंग रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस को पुट करके करंट की वैल्यू को डाउन कर सकते हैं। वो केवल एक रफ आइडिया दे रहा था मैं आपको, केवल मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से करंट को वैल्यू को हम लोग लिमिट कर सकते हैं। एक्चुअल अगर बात की जाए यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशन की बात की जाए तो प्रैक्टिकली जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 3 to 4 ओम होती है। 3 ओम मैक्सिमम 3 ओम ली जाती है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो R स्टार्टिंग होगा यानी कितना हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इन सब की जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्स कितनी होगी, 3 ओम के अप्रॉक्स होगी। समझ में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो अब देखो, अब लेकिन अच्छा बात की जाए फिर इतना इफेक्टिव क्यों है, यानी कि 3 ओम देखा जाए तो 3 ओम कुछ भी नहीं है। ठीक, क्योंकि 3 ओम की जो वैल्यू है वो कोई खास मैटर नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करें RA की तो वो कितना होता है, वो होता है 0.05 के अप्रॉक्स होता है, 0.05 या 0.02 होता है। ठीक, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम इसको ले रहे हैं यानी कि 0.05 की वैल्यू ले रहे हैं तो जरा आप निकाल के बताओ कि 3 ओम कितना हो गया। तो अगर आपका RA 3 ओम है, ठीक, 0.05 ओम है, तो R स्टार्टिंग जो है वो कितने गुना है, तो इसको हम सिंपली नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, 60 टाइम्स आ जाएगा, सिंपल सी है। तो यानी RST कितना तुम्हारा, इंपॉर्टेंट चीज RST वो क्या है, 60 टाइम्स है, 60 इंटू RA, यही तो लिख सकता हूँ, सिंपल सी चीज है। अगर आपका RST 3 ओम है और RA जो है वो 0.05 है, ठीक है, 0.05 ओम है, तो देखो जो RST है वो कितना 60 गुना ज़्यादा है RA से। ठीक, तो यानी कि RST की वैल्यू भले ही 3 ओम तुम्हें कम लग रही हो, लेकिन अगर आप RA की बात करो तो उसके लिए 60 गुना ज़्यादा है। समझ में आ रहा है। अगर RA तुम्हारा कितना 0.05 है, वहीं पे अगर नॉर्मली जो कंडीशन होती है RA जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.05 से भी कम होता है, यानी 0.02 ले लेते हैं। अगर 0.02 ले लोगे तो तुम्हारा जो RST है वो कितना है, 150 टाइम्स हो जाएगा RA के। यानी कि अगर तुम्हारी वैल्यू कितनी है, 0.02 है RA की, तो सोचो 150 गुना ज़्यादा तुम्हारा RST जो है वो 150 गुना ज़्यादा है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, ये बहुत इफेक्टिव होता है, इतना सा रेजिस्टेंस यानी कि 3 ओम का ही रेजिस्टेंस जो है वो आर्मेचर करंट को परमिसिबल वैल्यू से अंदर लाने के लिए सफिशिएंट है। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे तो समझ में आ गया, इसीलिए क्या हो रहा था, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस 3 ओम का ही स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो है वो तुम्हारी आर्मेचर करंट को लिमिट कर दे रहा था स्टार्टिंग के टाइम पे। लेकिन जब हमने क्या करा, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस अप्लाई करा आपकी फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस। फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस मतलब यहाँ पे देखते हैं ये, यानी कि जिस समय तुम्हारा जो प्लंगर था, जिस समय आपका प्लंगर जो है वो यहाँ पे आ चुका है, तो उस समय हमने सारा का सारा जो ये रेजिस्टेंस थे ये सारे के सारे किसके अक्रॉस लग गए, ये तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस। अब फील्ड करंट कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से पास होगा। ठीक, तो ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है ये किसके आ गए, फील्ड वाइंडिंग के आ जाए। अब जरा फील्ड वाइंडिंग का करंट देख लें, IF इक्वल टू VT डिवाइड बाई RF प्लस R स्टार्टिंग, और ये कितना है 3 ओम है और ये कितना है 250 ओम है। तो जरा देखो
250 में अगर 3 ओम और भी ऐड कर दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि RF जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है RST से, तो इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग रेजिस्टेंस सारे के सारे सीरीज में लगा भी दो फील्ड वाइंडिंग के, तब भी उसकी वैल्यू पे, उसकी फील्ड करंट की जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पूछा था ये वाला कि वाई IF डोंट डिग्रेड, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जब हमने देखा कि जैसे जैसे मैं हैंडल को 1 से 6 तक ले जा रहा हूं तो ऐसे केस में आपका करंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक, करंट सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो उससे हटके, आर्मेचर करंट से हटके किसके अक्रॉस आ जा रहे थे, सारे रेजिस्टेंस जो है वो आ जा रहे थे आपके फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस, यानी कि फील्ड करंट के अपोज में। तो फिर भी फील्ड करंट क्यों नहीं रिड्यूस हुआ? तो उसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि फील्ड करंट जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है ऑटोमेटिकली, बहुत बहुत हाई होता है स्टार्टिंग से। तो अगर तुम 250 में 3 ओम और भी ऐड कर दोगे तब भी फील्ड करंट पे बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर क्या है इसका, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए IF जो है नेग्लिजिबली अफेक्टेड, नेग्लिजिबल अफेक्टेड, थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा सा रिड्यूस तो होगा पर वो नेग्लिजिबल होगा। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इतना नेग्लिजिबल इफेक्ट है इसीलिए हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है फील्ड करंट पे जब आप हैंडल को ऑफ से पूरे के पूरे ऑन पोजीशन पे ले जाते हो, यानी कि एट 6th पॉइंट, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आते हो। समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियर हो गया? नाउ यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, इसी के अंदर मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ पे जो आपने पुट करा है, जैसे तुम्हारा 6 पे आएगा तो क्या होगा, ऐसे में सारा का सारा करंट जो होगा वो यहाँ से डायरेक्टली आर्मेचर वाइंडिंग चला जाएगा, ठीक, और ये यहाँ से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और ये जो फील्ड करंट आया है ये तुम्हारा इस ये मैंने डायग्राम जो बनाया था इसके अंदर ये इस तरीके से होता हुआ आएगा, ऐसे ये जाएगा, ठीक है, यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से होते हुए यहाँ पे कनेक्ट करेगा और यहाँ से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये वाली जो होल्डिंग कॉइल है इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। एंड इन डेट केस ये वाला जो प्लंगर है वो तुम्हारा पूरा का पूरा, देखो प्लंगर में ये क्या सॉफ्ट आयरन पीस है, इसका रोल मैं बता चुका हूँ। ये क्या होता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जाके चिपक जाएगा और ये इसीलिए इसका नाम होता है HC, यानी कि होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग मैग्नेट। ये क्या करती है, तुम्हारे इस हैंडल को अपने यहाँ पे इस कॉइल के अंदर C पॉइंट पे, यानी कि ऑन पोजीशन पे होल्ड करके रखेगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है होल्डिंग कॉइल। समझ में आ गया? तो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। ये इसका जो वर्किंग है बाकी बची हुई वो क्या है, लगभग आपकी क्लियर हो चुकी होगी जितना भी आपको मैंने समझाया है। नाउ अब बात कर लेते हैं स्विचिंग ऑफ प्रोसेस की। जब तुम बंद कैसे करोगे, तो जैसा आपने 3 पॉइंट स्टार्टर में किया, 2 पॉइंट स्टार्टर में किया था, इसकी स्विचिंग ऑफ की बात कर लेते हैं लास्ट, ठीक। तो ऑफ कैसे करोगे, तो जैसा तुमने क्या कहा था 2 पॉइंट स्टार्टर में किया था, कैसे, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आपको केवल स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। नोट, इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट याद है, डोंट टच हैंडल, हैंडल को भैया आपको टच नहीं करना है, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लैब में करोगे तो आपको जो लैब परफॉर्म करवाएंगे वही चीज़ समझा देंगे, हैंडल को टच नहीं करना है। रीज़न क्या है, हम पुराने लेक्चर में देख चुके हैं, क्योंकि जैसे ही आप हैंडल को टच करोगे तो अगर आप हैंडल से ऑफ पोजीशन पे ले जाओगे तो ये जो होल्डिंग कॉइल और जो फील्ड वाइंडिंग है इनके अक्रॉस जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई है ना इंडक्टर के फॉर्म में, वो सारी की सारी तुम्हारी हैंडल के अक्रॉस वहाँ से पास होगी जब आप ऑफ पोजीशन चले जाओगे। और ऐसे केस में बहुत ही सीवियर स्पार्किंग होती है, ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो स्पार्किंग की फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, ठीक। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको हैंडल को टच नहीं करना है, केवल आपको स्विच ऑफ कर देना है। अच्छा चलो देखते हैं, अगर स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही तुम क्या करोगे जैसे ही आपको स्विच ऑफ आपने करा, ठीक है, स्विच ऑफ आपने करा और आपका हैंडल कहाँ यहाँ पे था, इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं कि ऑफ पोजीशन पे कैसे काम करेगा, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। तो अगर ऑफ पोजीशन की बात करें तो उसके लिए देखो हमारा हैंडल अभी कहाँ था, हमारा हैंडल अभी था 6 पे, यहीं तो था, और ये देखो इसके अंदर ये जाके इस पे स्टिक हुआ था, ठीक है। नाउ आपने क्या करा है, आपने इसको ऑफ कर दिया, यानी कि यहाँ से सर्किट को ऑफ कर दिया। जैसे तुम सर्किट को ऑफ करोगे तो ऐसे में क्या होगा, इस पर्टिकुलर कॉइल से, यानी कि ये जो करंट जा रहा था ना, ये इस तरीके से जो करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा था, ये डाउन होने लगेगा, प्लस यहाँ से जो करंट ये फ्लो हो रहा था, ये वाला जो फील्ड इस वाइंडिंग HC से पास होते होते फील्ड वाइंडिंग से पास होते जा रहा था, ये भी डाउन होने लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर कॉइल है इसकी एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होने लगेगी। नाउ हमने 2 पॉइंट स्टार्टर में भी देखा था, देखो दो चीजें काम कर रही हैं, 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, 2 फैक्टर्स कौन कौन से, एक है स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग, इसका काम क्या है, इसका काम है हैंडल को रीस्टोर करना। रीस्टोर का मतलब होता है अपनी जगह वापस पहुंचाना, यानी कि यहाँ पे ले आना, ठीक है। दूसरी कौन काम कर रही है, दूसरी काम कर रही है होल्डिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल क्या कर रही है, मैग्नेटिक एनर्जी बना रही है, मैग्नेटिक एनर्जी। और ये क्या कर रही है, इसका काम क्या है, हैंडल को कहाँ पे रखना, इसका काम है हैंडल को
होल्ड करना किस पे, ऑन पोजीशन पे, ठीक। तो देखो एक है स्प्रिंग जो हैंडल को ऑफ पोजीशन पे करवाना चाह रही है, एक है तुम्हारी एचसी होल्डिंग कॉइल जो हैंडल को ऑन पोजीशन पे रखवाना चाह रही है। तो इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चल रही है, ठीक है। तो जैसे टग वॉर होती है ना, जिसके अंदर हम लोग एक तरफ से एक कोई खींच रहा है, तो अब क्या हुआ, जब हम मोटर को ऑन करते हैं उस केस में इस करंट की जो वैल्यू होती है फील्ड करंट की, वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो फील्ड करंट यानी कि ये वाला करंट जो इस कॉइल में से पास हो रहा है, ये वाला जो करंट है ये पर्टिकुलर, इसकी वैल्यू काफी हाई होती है। तो ये क्या करता है, यानी कि जिस समय हम लोग ऑन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जब हम लोग ऑन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इस पर्टिकुलर करंट की यानी, ठीक। तो एचसी जो होता है, एचसी यानी कि होल्डिंग कॉइल की जो फोर्स होती है, होल्डिंग कॉइल की जो एचसी की जो फोर्स होती है वो क्या होती है, एचसी की वैल्यू आई होप दिख रहा होगा। होल्डिंग कॉइल की जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है स्प्रिंग से, स्प्रिंग की जो फोर्स है स्प्रिंग से। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो तुम्हारा हैंडल है वो कहाँ रहता है, हैंडल जो है वो किस पर रहेगा, सिंपल सी चीज़ है, हैंडल आपको कहाँ पे रहेगा, ऑन पोजीशन पे। इसीलिए मोटर तुम्हारी ऑपरेट करती चली जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम सप्लाई को टर्न ऑफ कर देते हो, यानी कि ड्यूरिंग ऑफ पे, ठीक है, अगर तुम्हारी डीसी सप्लाई ऑन है, इसमें क्या है, डीसी सप्लाई तुम्हारी ऑफ है, अगर डीसी सप्लाई को ऑफ कर देते हो तो ऐसे केस में क्या होगा, जो एचसी यानी कि होल्डिंग कॉइल की जो फोर्स है वो क्या होगी, वो डाउन हो जाएगी एज कम्पेयर टू द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो प्लंगर है यानी कि ये जो तुम्हारा हैंडल था जो यहाँ पे था, यहाँ पे वो क्या होगा, धीरे धीरे वापस से अपनी पोजीशन पे आने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब क्या है, स्प्रिंग जो है इसे वापस ले आएगी, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स ज़्यादा है। रीज़न क्या है, जब भैया आप सप्लाई को बंद कर दोगे तो ये जो मैग्नेट है ये एनर्जाइज ही कहाँ होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी नहीं, और ऐसे केस में धीरे धीरे मूव करेगी। अब देखो क्या होगा, जैसे ही स्लोली मूव करना शुरू करेगी यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में, वैसे वैसे यहाँ पे जैसे, तो ये जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या होंगे, पिक्चर में आने लग जाएंगे आर्मेचर वाइंडिंग के। और ऐसे केस में क्या होगा, जैसे स्लोली इसकी एनर्जी रिड्यूस होगी। और ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, जब किसी इंडक्टर की एनर्जी को आप धीरे धीरे रिड्यूस करते हो तो उसके अक्रॉस स्पार्किंग नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो स्पार्किंग होती है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है, और वोल्टेज जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी कितना बड़ा चेंज किया गया है, ठीक है। इंडक्टर के केस में हमने पुराने लेक्चर में देखा था 2 पॉइंट स्टार्टर में। तो जब तुम धीरे धीरे स्टार्टर को पीछे लाओगे तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या है, वो भी स्लो है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत ही स्मॉल वोल्टेज आएगा जिससे स्पार्किंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्पार्किंग के लिए आपको हैवी वोल्टेज चाहिए, और हैवी वोल्टेज के लिए सडन चेंज चाहिए। तो सडन चेंज ना हो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सप्लाई बंद करनी है, हैंडल से ऑफ मोटर को नहीं करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नाउ अगर बात कर लें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई डिसएडवांटेज क्या था, जो थर्ड पॉइंट हमें जो डिस्कस करना था, डिसएडवांटेज। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है भैया, तो देखो अगर बात की जाए स्पीड कंट्रोल की, स्पीड कंट्रोल, तो मैंने पुराने लेक्चर्स काफ़ी लिए हुए हैं, उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल, फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल। और ये जो कंट्रोल था ये किस लिए यूज होता है, स्पीड को अबव रेटेड पे ले जाने के लिए, अबव रेटेड पे। यानी कि अगर तुम्हें अपनी कोई मोटर है और उसे जितनी रेटिंग है, यानी कि फॉर एग्जांपल रेटिंग अगर 400 आरपीएम है, तुम्हें उसे 450 पे चलाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको फ्लक्स वीकनिंग करनी पड़ेगी, ठीक, चलो माना। लेकिन अगर आप फ्लक्स वीकनिंग इसमें करते हो, इस स्टार्टर में, यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर में, तो फ्लक्स वीकनिंग कैसे करोगे, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दोगे भैया। और जब तुम ये रेजिस्टेंस लगा दोगे यहाँ पे, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो IF की जो वैल्यू है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। तो देखो जरा अब क्या इक्वेशन बनेगी, इसको समझ लेते हैं। तो अब भैया इक्वेशन हो जाएगी IF इक्वल टू ऑन पोजीशन में, याद रखना ऑन पोजीशन में, ठीक। ऑन का मतलब क्या हुआ, प्लंगर तुम्हारा कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक, और ये इसके साथ चिपका हुआ है, ठीक है। करंट की अगर बात कर लें तो करंट कैसे जा रहा होगा, तो देखो करंट को जिस तरीके से ये गया, देन दिस वन, फील्ड करंट की बात करो, इन सब रेजिस्टेंस के पार होते हुए ये उसके बाद इस कॉइल में होते हुए देन यहाँ से, ठीक है, और ये फील्ड करंट से, ठीक, इस तरीके से है, ठीक। नाउ रेजिस्टेंस, अब भाई फील्ड कंट्रोल तुम्हें फ्लक्स कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या करना है, फील्ड करंट कंट्रोल करना पड़ेगा। और फील्ड करंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा के, ये हो गया रेजिस्टेंस RC कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब जरा बात कर लो फील्ड करंट की, तो उसकी क्या स्थिति है इस समय, उसको निकाल लेते हैं। तो IF इक्वल टू VT अपॉन में, एक तो हो गया RF प्लस R स्टार्टर्स के सारे हो गए, प्लस RC, समझ में आ रहा है। तो देखो अब क्या होगा, जैसे तुम RC की वैल्यू को राइज अप करोगे तो IF की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अगर IF की वैल्यू डाउन होगी तो ये IF जो होगा ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ, सीरीज में कनेक्टेड है HC होल्डिंग कॉइल के साथ। तो अगर तुम IF को डाउन करोगे तो IHC यानी कि होल्डिंग कॉइल का करंट जो है ये भी डाउन होगा। देखो यहाँ से तुम देख सकते हो
देखो ये जो करंट है यहाँ से जो आ रहा है, ये पहले कहाँ जा रहा है, पहले जा रहा है आपके होल्डिंग कॉइल में, देन जा रहा है फील्ड वाइंडिंग पे। तो अगर तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये वाला करंट कम होगा, अगर IF कम करोगे तो यहाँ से भी तो करंट कम हो जाएगा। और ये जो करंट कम हो गया, अगर आपका ISC डाउन हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा, अभी पीछे देखा था, ऐसे केस में जो फोर्स है HC की वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ स्प्रिंग। क्योंकि भैया कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो ताकत होती है ना, वो उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट और टर्न से होती है। तो टर्न्स तो फिक्स हैं, लेकिन करंट को तुमने रिड्यूस कर दिया फर्दर, क्योंकि तुम्हें क्या करना था, तुम्हें मोटर की स्पीड बढ़ानी थी फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल से। तो जब आप फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल के चक्कर में फील्ड करंट को कम करोगे, ठीक है, तो ये जो फील्ड करंट जो तुम कम कर रहे हो ना, ये क्या करेगा, होल्डिंग कॉइल से सीरीज में पास हो रहा था तो होल्डिंग करंट भी कम हो जाएगा। और एक बार ISC कम हो गया तो फोर्स जो होल्डिंग कॉइल, यानी कि होल्डिंग कॉइल जो तुम्हारे इस हैंडल को ऑन पोजीशन पे होल्ड करके रख रही ना, इसकी जो अट्रैक्शन है ये भी वीक हो जाएगा। और जब इसका अट्रैक्शन वीक होगा तो भैया स्प्रिंग चौड़े में हो जाएगी, और स्प्रिंग क्या करेगी, इसको वापस से ऑफ पोजीशन पे ले आएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था 3 पॉइंट स्टार्टर का, कि इसके अंदर आप फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब फ्लक्स के साथ छुआछेड़ी नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो ये था डिसएडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा, क्या मेन डिसएडवांटेज है कि क्योंकि HC कॉइल जो है, HC कॉइल वो क्या है, सीरीज में है। सीरीज में किसके, IF यानी कि फील्ड कॉइल के, फील्ड कॉइल और फील्ड वाइंडिंग के। तो इसीलिए अगर तुम क्या करोगे, IF को रिड्यूस करोगे, क्यों रिड्यूस करोगे, फॉर फ्लक्स वीकनिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में IHC जो होगा ना, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और फील्ड वाइंडिंग करंट रिड्यूस होगा, ISC रिड्यूस होगा। इससे क्या होगा, जो तुम्हारी फोर्स है HC की वो कम हो जाएगी किससे, फोर्स ऑफ स्प्रिंग से। और अगर स्प्रिंग की फोर्स ज़्यादा ताकतवर हुई तो हैंडल तुम्हारा कहाँ, हैंडल जो है, हैंडल वो क्या होगा, ऑन से ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आप 3 पॉइंट स्टार्टर को स्पीड कंट्रोल मोटर्स में यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया, ये सबसे मेजर डिसएडवांटेज था। और ये जो प्रॉब्लम थी, इसी को सॉल्व करने के लिए हमने बनाए 4 पॉइंट स्टार्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसमें आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टर है, और काफ़ी कॉमन है, मतलब बहुत ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग DC सीरीज मोटर बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, शंट मोटर मैक्सिमम यूज़ हो रही हैं। तो जो, क्योंकि उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, तो ये जो शंट मोटर है, इनके अंदर आपको 3 पॉइंट स्टार्टर मिलेगा। 3 पॉइंट स्टार्टर की जो मेन कमी थी वो भी मैंने बताई आपको, क्योंकि उसके अंदर क्या था, जो HC कॉइल है यानी कि होल्डिंग कॉइल है, वो सीरीज में लगी हुई थी फील्ड वाइंडिंग के। और ऐसे में अगर तुम फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल के लिए फील्ड करंट में कोई भी छुआछेड़ करोगे तो वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा होल्डिंग कॉइल की पावर को। और अगर होल्डिंग कॉइल की ताकत कम हो गई स्प्रिंग से, तो क्या होगा, हैंडल वापस से ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करा गया 4 पॉइंट स्टार्टर में, और किस तरीके से 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसके अंदर फ्लक्स वीकनिंग मेथड यूज करा जा सकता है, इस सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।